ओम नमः शिवाय। मैं ममता राणासरा जीनियस एकेडमी मक्सी से आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा आज का ये वीडियो उन सभी पेरेंट्स के लिए है जो जागरूक है अपने बच्चों के लिए, उनकी शिक्षा के लिए। शिक्षा के लिए जागरूक होना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सही शिक्षा ही बच्चे को एक अच्छा मनुष्य बनने में मदद करती है। डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट प्रोफेशंस में तो बच्चे जाते ही जाते हैं, नो डाउट, लेकिन उनको सही इंसान बनने में मदद करता है सही शिक्षा। सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट इट। अब मैंने कहा कि ये आज का वीडियो मेरा सभी जागरूक पेरेंट्स के लिए है। तो अब जागरूक पेरेंट्स का मतलब क्या हम जागरूक नहीं हैं? यस, डेफिनेटली। बहुत से माता पिता आज भी ऐसे हैं जिन्हें ना तो शिक्षा के बारे में पता है, ना तो शिक्षा के प्रति जागरूकता क्या होती है इसके बारे में पता है। पेरेंट्स थिंक्स कि हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है, चाहे वो प्राइमरी स्कूल में हो, मिडिल स्कूल में हो, हाई स्कूल में हो, हायर सेकेंडरी स्कूल में हो, इट डजेंट मैटर। बच्चा स्कूल जा रहा है, इट मीन्स ही इज़ गेटिंग एजुकेशन, उसको पढ़ाई मिल रही है, वो शिक्षित हो रहा है, ऐसा हमारा मानना होता है। लेकिन जागरूक माता पिता वो होते हैं जो बच्चे की प्रॉपर प्रोग्रेस को, प्रॉपर डेवलपमेंट को ट्रैक करते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा? इट्स रियली वेरी सिंपल, लेट मी टेल यू। हम सभी 2026 में रह रहे हैं। अब गांव और शहर दूर दूर नहीं है पहले के जैसे। मुश्किल से 2 से 3 घंटे का सफ़र होता है और हम 100 किलोमीटर की रेंज को क्रॉस करके एक शहर में एंटर हो जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे सभी प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध है। अब जब हम शहरों की बात करते हैं तो हमें पता है कि शहरों में बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट में 2 लोग इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहला स्कूल, दूसरा माता पिता। पहला स्कूल कैसे? पहला स्कूल इसलिए क्योंकि नर्सरी से लेकर टिल बच्चे की हायर सेकेंडरी एजुकेशन तक बच्चा डेली एक ऐसे एनवायरनमेंट में जा रहा है जहाँ पर उसका सोशल डेवलपमेंट होता है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होता है, फिजिकल डेवलपमेंट होता है, एंड सो ऑन, देयर आर सो मैनी थिंग्स। और इन सारे डेवलपमेंट को स्कूल ट्रैक करता है और बच्चे को आगे बढ़ने में मदद करता है। नाउ व्हाट्स द पेरेंट्स रोल इज़ देयर। अब माता पिता का रोल क्या है? माता पिता जो स्कूल में इन सारी चीज़ों को चेक किया जा रहा है उसे वो घर पे भी ऑब्जर्वेशन में लेते हैं। दो दे आर हैविंग बिजी स्केड्यूल, जबकि उनकी जो जीवन शैली है, उनका जो समय है वो काफ़ी व्यस्त है, फिर भी वो पूरी कोशिश करते हैं कि हम हमारे बच्चे पर ध्यान दे पाएँ। अगर हमारे बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलम के लिए भी किसी और चीज़ की आवश्यकता है, लाइक सिंगिंग क्लासेस, डांसिंग क्लासेस, कराटे क्लासेस, एनी अदर थिंग्स, वो अपना पैसा अपने बच्चे पर लगाते हैं, अपना समय अपने बच्चे पर लगाते हैं, है ना। अपने बिजी स्केड्यूल को मैनेज करते हुए वो बच्चों को उन क्लासेस के लिए लेकर जाते हैं, लेकर आते हैं। ओके, इट मीन्स पेरेंट्स एंड स्कूल बोथ आर पेइंग प्रॉपर अटेंशन टूवर्ड्स द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। बच्चे के संपूर्ण विकास में माता पिता और स्कूल दोनों ही अपनी सक्रिय भागीदारी निभा रहा है। नाउ वी कम टू द विलेज एरिया। अब हम गांव की बात करते हैं। गांव का मतलब क्या? जबकि आज अगर हम गांव को देखें तो ऑलमोस्ट आपको लगभग सभी गांव डेवलपमेंट की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। सभी गांव में पक्की सड़कें हैं, सभी गांव में सरकारी स्कूल्स नहीं बल्कि प्राइवेट स्कूल सरकारी स्कूल्स की अपेक्षा ज़्यादा है ना। आप देखेंगे कि हर गांव में सभी प्रकार की चीज़ें भी उपलब्ध हैं। ऐसा नहीं है कि हमें किसी भी चीज़ के लिए बार बार शहर भागना पड़ रहा है। तो आज के गांव ऐसे हैं। अब हम बात करते हैं एजुकेशन की।
बच्चे की एज वही है, बच्चे की क्लास वही है, लेकिन शहर का बच्चा हमको अलग दिखता है और गांव का बच्चा हमको अलग दिखता है। अगर हम गांव के बच्चे को शहर के बच्चे के सामने खड़ा कर देते हैं तो वो उसके साथ ना इंग्लिश में बात कर पाएगा, ना एक कॉन्फिडेंस के साथ उसके सामने खड़ा रह पाएगा। नाउ व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? इसके पीछे का कारण क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमें देख लेना चाहिए। 19 साल की इस यात्रा में जो मैंने देखा, जब बच्चा स्कूल जाता है गांव का, है ना, तो माता पिता के लिए होता है कि हमने बच्चे का एडमिशन करवा दिया, हम टाइम से फीस भी पे कर देंगे, और जब बच्चे का वार्षिक रिजल्ट घोषित होगा या जब भी पीटीएम के लिए हमें बुलाया जाएगा, हम जाकर मिलाएंगे, हमारी केवल इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये गांव के माता पिता। अब आते हैं हम स्कूल पे। नर्सरी से लेकर 12th करते तक एक बच्चा एक ही स्कूल में रहता है, अधिकतर। कहीं कहीं होता है कि एक बच्चे को एक एक दो स्कूल चेंज करने पड़ जाते हैं, बट 80% केसेस में ये होता है कि एक बार बच्चा नर्सरी में किसी स्कूल में एंटर हो गया तो वो अपना 12th करके ही वहाँ से निकलेगा या 10th करके निकलेगा, ये होता है। ठीक है, अब 3 साल की एज में बच्चा नर्सरी में गया और अपनी स्टडी उसने वहाँ पर कंटिन्यू की। एज वही है, 3 साल का बच्चा नर्सरी में, 4 से 4.5 साल का बच्चा LKG में, गो लाइक दिस अकॉर्डिंग टू दैट। बच्चा एक एक साल आगे बढ़ते जा रहा है, एक एक साल क्लास आगे बढ़ती जा रही है। जब ये बच्चा 10th 12th करके निकल जाता है और तब हम इन बच्चों से कहते हैं कि बेटा तुमने इंग्लिश मीडियम स्कूल से 10th पास की है, 12th पास की है, और तुम्हारे तो 80 85 90 95% बने हैं, तुम्हारा नाम बड़े बड़े बैनर्स पर पोस्टर्स पर लगा है, तुम्हारी फ़ोटो चिपकी है और उसके नीचे तुम्हारा नाम लिखा है ना, वी आर कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम। हम उसे कहते हैं कि तुमने इतना अच्छा अचीवमेंट लिया है कि तुम्हारे परसेंटेज इतने अच्छे बने हैं। अब मुझे बस एक छोटी सी बात बताओ कि मैं तुम्हें एक छोटा सा टॉपिक दे रहा हूँ, उस टॉपिक पर तुम 10 से 15 लाइन इंग्लिश में बोल कर बताओ। ही केप्ट मम। बच्चा बता नहीं पाता, कोशिश करता है तो बहुत जगह अटकता है, बहुत जगह मिस्टेक्स करता है। 12th पास आउट बच्चा जो 80-90% लेकर आ रहा है ना, टॉप रैंकिंग जिसकी बन रही है। अगर मैं इन बच्चों से कहूँ कि बेटा तुम 15 सालों से स्कूल जा रहे हो, नर्सरी से 12th तक तुमने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की है, अपने फ्रेंड के साथ इंग्लिश में कन्वर्सेशन करो, नो, वो बच्चा या तो हिंदी में बात करेगा या तो जो उसकी मदर टंग है उसमें बात करेगा। वेरी रेयरली ही इज़ यूजिंग 4-5 वर्ड्स ऑफ इंग्लिश इन हिज और हर कन्वर्सेशन। अपनी बातचीत के दौरान वो केवल इतना करेगा। अब मुझे बताइए कि 2026 में रहते हुए भी ऐसा क्यों? बच्चा वही है, क्लास वही है ना, शहर में वही बच्चा प्रॉपरली इंग्लिश में बात कर पा रहा है, अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, ओके, पर गांव में वो बच्चा नहीं कर पा रहा है, लेकिन रिज़ल्ट में मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं, बिल्कुल बैनर पे नाम लगा हुआ है बच्चे का, है ना। रिज़ल्ट ही क्यों, हम खुद भी एग्ज़ामिनेशन के दौरान हम सभी ने अपनी अपनी लाइफ में स्कूलिंग एग्ज़ाम्स को फेस किया है ना, चाहे हमने कहीं तक की भी पढ़ाई की हो, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 10वीं एक्सेट्रा, इट डजेंट मीन फॉर दैट, बट हमने स्कूल की एग्ज़ाम दी है। हमने भी देखा है कि साल में कम से कम 3 एग्ज़ाम होती है, क्वार्टरली एग्ज़ाम, हाफ ईयरली एग्ज़ाम एंड एनुअल एग्ज़ाम, और जो रिज़ल्ट बनता है वो उस एग्ज़ाम के बेसिस पर बनता है ना। एग्ज़ाम होता है हमारा 80 से 100 नंबर का, ठीक, पेपर होता है, उस पेपर में सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, जबकि बुक हमको पूरी पढ़ाई जाती है, ओके, बट पेपर में जो आता है वो केवल 80-90-100 नंबर का पेपर होता है, जिसमें सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं। अब अगर 4 विषय हैं तो 400 नंबर, 7-8 विषय है क्लासेस के हिसाब से
बोर्ड के हिसाब से, तो उतने का वो टोटल हो गया। और जो परसेंटेज बनते हैं वो उसके बेसिस पर बनते हैं कि आपने हाफ ईयरली में 500 नंबर के पेपर दिए हैं, 500 नंबर के बेसिस पर आपके ये परसेंटेज बन गए हैं। और वो परसेंटेज जब बनते हैं तो हमको लगता है कि हमारा बच्चा तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसके परसेंटेज बहुत अच्छे बने हैं। और जब हम इसी बच्चे से, जिसके परसेंटेज 500 टोटल में से बने हुए हैं, जो कि केवल 100 नंबर के पेपर थे, जिसमें पूरा सिलेबस कवर नहीं किया गया, कुछ कुछ चैप्टर में से कुछ कुछ क्वेश्चंस ही लिए गए, और जो बच्चे ने याद कर लिए और लिख कर आ गया, इसी बच्चे से जब हम उसकी बुक उठाते हैं और उसकी बुक के अंदर का कोई और क्वेश्चन पूछते हैं, वो बच्चा चुप नहीं बता पाता। दिस इज द एक्चुअल रीज़न कि ये बच्चे धीरे धीरे बड़े होकर किसी भी सब्जेक्ट में अपना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं बना पाते। दिस इज़ द रीज़न कि ये बच्चे बड़े तो होते हैं लेकिन इनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता। दिस इज़ द रीज़न कि ये बच्चे आपस में इंग्लिश में कम्युनिकेट नहीं कर पाते। दिस इज़ द रीज़न कि इन बच्चों से अगर कहा जाए कि बेटा किसी टॉपिक पर तुम्हें डिबेट करनी है, वाद विवाद करना है, तो ये नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि इनके पास वो नॉलेज नहीं है उस चीज़ का। इट्स वेरी सिंपल। दिस इज़ द ग्लास। ओके, अगर मैं कहूँ बच्चों को कि बेटा इस ग्लास को डिस्क्राइब करो, है ना, इस ग्लास को डिस्क्राइब करो, तो जो बच्चा है जो इसको देख रहा है, जो जिसके पास नॉलेज नहीं है या जो एक्सप्रेस करना नहीं चाहता, जिसके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, वो बच्चा कहेगा कि ये ग्लास है। ओके, उसने एक सेंटेंस में इस बात को ख़त्म कर दिया कि ये ग्लास है। एक वो बच्चा जिसको इस तरीके से पढ़ाया गया है कि बेटा अपने ऑब्जर्वेशन को चेक करो, वो बच्चा आपको बताएगा ये ग्लास है ना, इट्स अ काइंड ऑफ कंटेनर, ये कांच का बना हुआ है ना, ये डेकोरेटिव है, उसके बाद ये ट्रांसपेरेंट है ना, बिकॉज ये कांच का है, ग्लास का है। ठीक है, इससे हमको ये भी पता चल सकता है कि इसके अंदर जो भी चीज़ है, चाहे दूध हो चाहे पानी हो, वॉट एवर इज़ देयर, वो कितनी मात्रा में भरा है, हाफ है, क्वार्टर है, फुल है, एट्सेट्रा। अब आपने क्या देखा? दो बच्चे, एक जिसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, जिसको ऑब्जर्वेशन के तहत पढ़ाया नहीं गया, उसने एक लाइन में बात ख़त्म कर दी कि ये ग्लास है। दूसरा बच्चा जिसको ऑब्जर्वेशन के तहत पढ़ाया गया, सीखना है तो ऑब्जर्व करना सीखो, उसने आपको इस ग्लास के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताई। दिस इज़ द डिफरेंस। और ये बच्चा जो उसको डिस्क्राइब कर पाया, उसके पास वर्ड्स बढ़ते गए, है ना, उसने एक सेंटेंस में ख़त्म नहीं किया, उसने 4 से 5 सेंटेंस का इस्तेमाल किया, मतलब 4 से 5 सेंटेंस में आने वाले सभी शब्द उसकी डिक्शनरी में है। जब उसके पास शब्दों की डिक्शनरी स्ट्रॉन्ग होते जाएगी तो वो बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। ही और शी इज़ द रियल स्टूडेंट। ऐसे बच्चे का जो प्रोग्रेस होता है वो आपको पेपर पे कुछ भी दिखाई दे तो पेपर पे भी वही दिखता है जो है। वो कहते हैं ना, फारसी की कहावत है, हाथ कंगन को आरसी क्या। तो जो बच्चे के पास है वो आपको पेपर में भी दिखेगा, ऑन पेपर और ऑफ पेपर भी दिखाई देगा, लेकिन जिस बच्चे के पास नहीं है, नहीं दिखाई देगा। सो इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट डियर पेरेंट्स कि आप अपने बच्चे के एजुकेशन को ऑब्ज़र्व करें, उनके एजुकेशन को प्रॉपरली चेक करते रहें। एक एक साल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा। आप अगर कहते हैं कि बच्चा अभी नर्सरी में, LKG में, UKG में, वो छोटी क्लासेस में है, अभी तो नहीं कर रहा, आगे करेगा, धीरे धीरे करेगा, तो यहाँ आप बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। एक एक साल बच्चे का इम्पॉर्टेंट होता है ना। जो किताबें छपती हैं वो किताबें कोई 8वीं 10वीं पास करने वाला व्यक्ति नहीं बनाता। दे आर द डिग्री होल्डर्स, दे आर एक्सपीरियंस्ड वंस। वो देखते हैं कि बच्चे के दिमाग के हिसाब से, उसकी क्लास के हिसाब से, उसकी एज के हिसाब से कितना कंटेंट उस क्लास के अंदर उस बच्चे के लिए जाना चाहिए। सिलेबस ऐसे ही नहीं बनता, सिलेबस को बहुत अच्छे से प्लान किया जाता है और एक एक साल के लिए प्लान किया जाता है।
तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप अपने बच्चे का स्कूल चूज़ करें, स्पेशली फॉर प्री प्राइमरी क्लासेस टिल प्राइमरी क्लासेस, इट्स रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सही स्कूल का चुनाव करें। नाउ कम टू द पॉइंट कि सही स्कूल का चुनाव क्या होता है ना, क्योंकि स्कूल तो बहुत सारे हैं। यस, स्कूल बहुत सारे हैं। अब इन बहुत सारे स्कूल्स में हम सही स्कूल का चुनाव कैसे करेंगे? दो बातें बहुत ज़्यादा ज़रूरी। स्कूल में जाकर पेरेंट्स पहली गलती करता है कि टीचर को देखता है, सबसे बड़ी गलती। किसी भी स्कूल में जब आप जाएं अपने बच्चे के लिए, तो वहाँ के टीचर से आपको मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि टीचर आते जाते रहते हैं। भाई अगर टीचर का और मैनेजमेंट का आपसी नहीं बना है ना, तो टीचर कोई हमेशा के लिए वहाँ नहीं रहेगा, या टीचर के और भी दूसरे कोई पर्सनल रीजंस हो सकते हैं कि वो उस स्कूल को कंटिन्यू करे ना करे, बट आपका बच्चा तो वहाँ है। पहली चीज़ कि जब भी आप स्कूल सर्च करते हैं तो पेरेंट्स ये ना देखें कि स्कूल में टीचर कौन है, बाहर से आता है पढ़ाने, नहीं आता है पढ़ाने, लोकल का है, कहाँ का है, नहीं, इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो फिर क्या देखना है? तो देखना है, सबसे पहले देखना है कि स्कूल मैनेजमेंट में प्रिंसिपल की पोस्ट पर कौन सा व्यक्ति है। ठीक, जो प्रिंसिपल की पोस्ट पर व्यक्ति है उसका एकेडमिक एक्सपीरियंस कैसा है। ओके, वो कितना अनुभवी है, वो किस तरीके से स्कूल की प्रोग्रेस को बता रहा है, पहला। अब यहाँ पर भी आप स्टक ना हो, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि टीचर परमानेंटली उस स्कूल में बना रहे ये ज़रूरी नहीं है। सेम लाइक दैट, अगर प्रिंसिपल की मैनेजमेंट के साथ नहीं बन रही है, कोई ऐसी चीज़ें हैं जो प्रिंसिपल को लग रहा है मेरी सैलरी कम है, बढ़ नहीं रही है, मेरे ऊपर वर्क प्रेशर ज़्यादा होते जा रहा, आई कैन नॉट मैनेज, आई कैन नॉट हैंडल, तो मुझे स्कूल छोड़ना है, मुझे कहीं और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ओके, तो वो चला जाएगा। तो क्या आप उसके जाते से अपना बच्चा निकाल लेंगे? नहीं। दूसरा, हमको बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ चेक करनी है कि स्कूल का डायरेक्टर कौन है। ठीक, स्कूल का डायरेक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति है। ठीक, क्यों है महत्वपूर्ण व्यक्ति? क्योंकि वो है इसीलिए स्कूल है। ठीक, आपको चेक करना है कि स्कूल का डायरेक्टर कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका बैकग्राउंड शिक्षा से जुड़ा हुआ है या नहीं, उसका शिक्षा के प्रति क्या सोचना है, उसने स्कूल किन उद्देश्यों के लिए डाला है, वो खुद स्कूल पर कितना ध्यान देता है, वो स्कूल के बच्चों पर कितना ध्यान देता है। दूसरी बात, कई बार ऐसा भी होता है कि जो संस्था संचालक है, स्कूल डायरेक्टर्स हैं, वो काफ़ी एजेड हो गए, स्कूल काफ़ी सालों से चल रहा है, ऐसे में क्या हम डायरेक्टर को देखेंगे? नो। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि स्कूल में सबसे पहले आपको वहाँ के प्रिंसिपल को देखना है, बिकॉज प्रिंसिपल इज़ द फेस ऑफ द स्कूल, है ना। स्कूल का मुख्य व्यक्ति जो होता है वो पहला होता है प्रिंसिपल। अगर आप मुख्य व्यक्ति को नहीं देख पाए, किन्हीं कारणवश मुख्य व्यक्ति वहाँ नहीं रह रहा है, तो आपको डायरेक्टर को देखना है। ये बातें थी जो मैंने आपसे कही। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो इसी के साथ मैं कहना चाहूँगी। अभी कुछ समय से जो एक हमारे देश में मुद्दा चल रहा है नीट एग्ज़ाम का, अब तक के रिकॉर्ड में 19 बच्चों ने सुसाइड कर लिया है। ये बहुत ही दुखद घटना है। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बच्चे जिन्होंने सुसाइड किया है ना, नीट की एग्ज़ाम का पेपर लीक होना या किसी इस पर एग्ज़ाम कैंसिल होना, ये सारे तो कारण हैं ही, ठीक, लेकिन इनके परे एक बहुत सेंसिटिव बात है जिस पे लोगों का ध्यान आसानी से नहीं जाता। अच्छा, केवल इन्हीं बच्चों ने, ये 19 बच्चों ने एग्ज़ाम नहीं दी थी, है ना, जिसकी खबर से कि पेपर लीक हो गया, इन्होंने सुसाइड कर लिया,
है ना, लाखों बच्चों ने दी थी। अप्रॉक्स 20 लाख स्टूडेंट्स वर देयर, 20 लाख, करीब करीब 20 लाख बच्चों ने हमारे देश में से नीट की एग्ज़ाम दी और 20 लाख में से 19 बच्चे गए। ये 19 बच्चे क्यों गए? क्या इनकी प्रिपरेशन नहीं थी? क्या ये वापस नीट की एग्ज़ाम नहीं दे सकते थे? अगर वापस पेपर जब भी हो तो क्या ये बच्चे नहीं दे पाते? सब होता। तो फिर इनकी मौत के लिए असली जिम्मेदार कौन है? इनकी मौत के लिए असली जिम्मेदार है हमारे देश की सामाजिक व्यवस्था, जो हमें बच्चों के इमोशंस समझने से रोक देती है। हम बच्चों के इमोशंस को समझ नहीं पाते, उनको इमोशनल सपोर्ट नहीं दे पाते, उनकी टाइम टू टाइम काउंसलिंग नहीं कर पाते। अगर जो भी बच्चा चाहे किसी भी एज का हो, चाहे किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहा हो, उस बच्चे को आपने टाइमली काउंसलिंग दी है, उसको इमोशनल सपोर्ट दिया है, तो उस बच्चे को अपनी पूरी ज़िंदगी में ये बात तो समझ में आ ही जाती है कि लाइफ में कुछ भी हो, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लाइफ इटसेल्फ। अगर लाइफ है तो ज़िंदगी में बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन अगर लाइफ ही नहीं है तो कुछ नहीं किया जा सकता। तो मेरा ये सभी माता पिता से निवेदन है कि आपके बच्चों को सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत होती है, आपकी इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। उनको कभी सोशली जज ना करें। सोसाइटी के मापदंड ये सोसाइटी के हैं, ये हर व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में फेस करता है जैसे जैसे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में आगे बढ़ता जाता है और सीखता है। लेकिन बच्चों के लिए ये चीज़ें अभी नहीं है। हर बच्चे को सबसे पहले उसके माता पिता की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें मैंने आपसे कर ली, वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया है, पर कोई बात नहीं, यही एक माध्यम था अपनी बातें आप तक पहुंचाने का, क्योंकि मैं सभी को कॉल नहीं कर सकती, सभी से पर्सनली कनेक्ट नहीं हो सकती। सो दिस इज़ द मीडियम ऑफ आवर कम्युनिकेशन। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं समाज में जितना अच्छा दे सकती हूँ उतना दूँ। बाकी आप सभी से निवेदन है कि आप जब भी अपने बच्चे को जिस भी स्कूल में पढ़ाएं, उस पर पूरा ध्यान दें। थैंक यू।